देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम धामी ने उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना बोर्ड के अधिकारियों को कई निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि विकास के साथ विरासत को भी बचाए रखना है। तो वहीं सीएम धामी ने आगे कहा कि गंगा कॉरिडोर ऋषिकेश और हरिद्वार के साथ ही कालसी में बनने वाले हरिपुर घाट को लेकर चर्चा हुई है। एक टाइम बॉन्ड तय किया गया है, हमारी विरासत भी बनी रहे, विरासत के साथ विकास हो, यही बात पीएम मोदी भी कहते हैं। हम लोग योजना के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और सभी अधिकारियों को इसी के तहत निर्देशित किया गया है। आज यूआईडीबी जो उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, उस बोर्ड की बैठक हुई है और उस बोर्ड की बैठक में जो हमारे गंगा कॉरिडोर ऋषिकेश हरिद्वार और साथ में शारदा कॉरिडोर और हमारा हरिपुर जो घाट कालसी में बनना है, उन सभी पर चर्चा हुई है। एक टाइम बॉन्ड बनाया गया है और हमारे सभी जो जनप्रतिनिधि थे, स्टेक होल्डर थे, उन सबसे भी हम वार्ता करेंगे, जैसे हरिद्वार में है या अन्य स्थानों पर, कि विरासत भी बनी रहे। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि विरासत के साथ विकास, तो उसी थीम के साथ, उसी योजना के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे और सभी के सुझाव भी लिए गए हैं। सबके सुझावों के अनुरूप जल्दी से जल्दी ये सारे प्रोजेक्ट धरातल पर उतरें, इसके लिए सभी आज अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और बोर्ड की जो बैठकें हैं वो जल्दी हमारे क्रमानुसार जल्दी होंगी, जिससे कि ये सारे प्रोजेक्ट हमारे तेज़ी से धरातल पर उतरें। और हमने जून 2026 तक का लक्ष्य लिया है कि सारे प्रोजेक्टों में एक विधिवत रूप से काम प्रारंभ हो जाए। और वही आपको बता दें, उत्तराखंड की तरह दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है, जिस पर सीएम ने बयान देते हुए कहा कि हमारा 2022 विधानसभा चुनाव का संकल्प पूरा होने जा रहा है। यूसीसी प्रदेश में अग्रणी साबित होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले ये यूसीसी लागू करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जो अपना संकल्प रखा था विधानसभा के आम चुनाव में, वो हमारा संकल्प पूरा हो रहा है और हमने जो वायदा किया था वो पूरा हो रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कल लोकसभा में, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इसका उल्लेख किया है। मैं पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। हम सब गौरवान्वित हैं कि हमें देश की आज़ादी के बाद जो देश का संकल्प था, हमारी पार्टी का संकल्प था, वो सबसे पहले उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमने विधेयक के रूप में उसको बना दिया है और ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल रही है और पूरे देश को आने वाले समय में इसका लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बड़ी जानकारी के साथ। हरिद्वार से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, एक युवक पर बदमाशों ने बेरहमी से हमला किया। बड़ी जानकारी, युवक पर चाकू से हमला किया गया। ताबड़तोड़ हमले की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। वीडियो इसका सीसीटीवी फुटेज का सामने आया है। 4 बदमाशों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। गंभीर हालत में युवक को हाई सेंटर रेफर किया गया है। साथ ही पुलिस ने पीड़ित की मां का बयान भी दर्ज किया है। इस पूरे मामले के बाद पीड़ित की मां का बयान दर्ज किया गया है। क्या कुछ कहना था उनकी मां का, उस बयान को सुना पुलिस ने। अब तक बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया है। हरिद्वार से ये बड़ी जानकारी। और देखिए तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज की जो रिकॉर्ड हुई हैं, वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वारदात का पूरा सीसीटीवी रिकॉर्ड हुआ है। 4 बदमाशों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। एक युवक पर 4 बदमाशों ने हमला किया। गंभीर हालत में इस युवक को हाई सेंटर रेफर किया गया है। हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। विकास, क्या है पूरा मामला? 4 लोगों ने मिलकर एक युवक पर हमला किया, फिलहाल क्या अपडेट इस पर? देखिए दिशा, आपसे जो लगभग एक हफ्ता पहले जो इस युवक पर 4 बदमाशों ने घर से इसको जो है बुला कर लेके गए थे, लेकिन घर से कुछ ही दूरी के पर जो है कुछ बदमाशों ने इस युवक पर हमला किया था। लेकिन हमले के बाद जिस तरह से युवक की हालत काफी गंभीर यहाँ पर बनी हुई थी, जिसको जो है हाई सेंटर यहाँ पर रेफर किया गया था। लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी अब तक भी रानीपुर पुलिस ने वही कार्रवाई नहीं की है। हालांकि जो है जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, उन धाराओं में भी जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया गया रानीपुर पुलिस के द्वारा। और युवक की हालत अभी भी फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। कई दर्जनों से ज्यादा जो है युवक के पेट पर जो है फिलहाल टाँके यहाँ पर लगे हुए हैं।
लेकिन जिस तरह से युवक पर जानलेवा हमला किया गया था, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, पुलिस ने उस तरह की धाराओं में जो मुकदमा दर्ज ना कर इस पर जो है लीपापोती करने का काम किया है। लेकिन युवक की मां ने जिस तरह से तहरीर दी थी और युवक की मां जो है कोतवाली के अभी भी चक्कर काटे, लेकिन जो बदमाश है चारों वो खुले हम वहां पर घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा होती हुई नजर नहीं आ रही है। और जो बदमाश है चारों वो भी अभी तक जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन लगातार जिस तरह से पुलिस जो है घर वालों को आश्वासन दे रही है, तो उस पर जो है कार्रवाई होती यहाँ पर तीसरा नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरह से खुलेआम जो है चाकू से जो है युवक पर हमला किया जाता है, ताबड़तोड़ उन पर जो है हमला किया जाता है, और उसके द्वारा हमले के बाद एक जो व्यक्ति है उसको जो है कांधे पर उठाकर उसके घर वहां पर ले जाता है। लेकिन जब घर वालों को प्रयाबिति बताई जाती है तो उसकी माँ जो है कोतवाली पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से गंभीर धारा में वहां पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, कहीं ना कहीं जो जानलेवा हमला युवक पर किया गया था उस तरह की कोई भी धारा मुकदमा पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है। चूंकि जो है युवक को हाई सेंटर भी रेफर जो है देहरादून किया गया था। अब युवक की हालत फिलहाल भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से जो बदमाश है वो अभी भी लगातार यहाँ पर गिरफ्त से बाहर नजर आ रहे हैं। तीसरा विकास, युवक के मां का बयान भी दर्ज किया गया है। उनकी तहरीर के बाद क्या कोई बयान से कोई खुलासा हो पाया है? ये पूरा मामला जो घटित हुआ, कोई आपसी रंजिश या फिर कुछ और? देखिए, आपसी रंजिश तो जो है युवक की मां का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि युवक जो है अपने काम से घर लौट रहा था, लेकिन उसी बीच में ये चारों बदमाश इसको मिले थे, लेकिन बदमाशी की बात ना सुनकर युवक अपने घर पहुंचा था। लेकिन चारों बदमाश जो है इसको अब इनके घर से इसको वापसी बुलाकर लाते हैं जो है, और उसके बाद इस पर जो चाकू से हमला कर देते। लेकिन ये प्रिय वारदात जिस तरह से सीसीटीवी में यहाँ पर कैद हुई है, इस पर साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं न कहीं जान से मारने की जो है साजिश पूरी बदमाश के द्वारा जो है युवक पर को जो है यहाँ पर रची गई थी। लेकिन युवक की मां का साफ तौर पे यह बयान सामने आया कि जिस तरह से युवक पर हमला किया गया तो कहीं न कहीं जान से मारने की पूरी साजिश यहाँ पर जो है बदमाशों ने रची थी। लेकिन वो जो है बदमाश युवक पर चाकू से लगातार हमला कर वहां से जो फरार हो जाता है, और जो एक व्यक्ति है उनमें से ही इसको जो है घर छोड़ने के लिए जाता है, जिसके बाद युवक की मां इसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। हॉस्पिटल के बाद इनकी तहरीर वहां पर दी जाती है। लेकिन पुलिस लगातार इस पर जो है कहीं न कहीं यहाँ पर जो है जो पुलिस का जो रवैया है वो साफ तौर पे युवक की मां के साथ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि युवक की मां कोतवाली के लगातार वहां पर जो चक्कर पिछले हफ्ते से काट रही है, लेकिन बदमाश अभी भी खुलेआम वहां पर जो है घूम रहे हैं। इसको लेकर कोई भी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा भी तक नहीं की गई, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो पूरी तरह से अभी भी फिलहाल सदमे में है, क्योंकि उनको पूरी तरह से भी जान माल का पूरा यहाँ पर जो है खतरा साफ तौर पर सता रहा है। क्योंकि उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि पुलिस इस पर जो है कुछ भी कार्रवाई नहीं करी है। लेकिन जिस तरह से जो है खुलेआम लगभग शाम को 7:20 पर यह घटना होती है, तो कहीं न कहीं पुलिस पर भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर साफ तौर पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास खरे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट इस खबर पर साझा करने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान साफ साफ शब्दों में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की बात कही, जिस पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूसीसी को लेकर उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक नया मॉडल बनकर बाहर आया है। किस रूप में देख रहे हैं चर्चाएं, क्योंकि लगातार होती आई है और अब इस तरीके से अमित शाह जी भी कह रहे हैं, तो किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू होने जा रहा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय धामी जी ने इसकी घोषणा चुनाव से पहले की थी और चुनाव के तुरंत बाद जो है इस पर कार्य प्रारंभ किया था। अब ये अंतिम चरण में है और बहुत शीघ्र ही इसको प्रदेश में लागू किया जाएगा। और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में जो बयान दिया है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की पीठ थपथपाई है। और ये अपने आप में एक ऐसी शुरुआत हो गई है जिसका प्रभाव केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में होने वाला है, और अन्य राज्यों के द्वारा भी जो है वो इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। तो वही बागेश्वर दौरे पर रहे स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। जिला कार्यालय में चर्चा पर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार छोटे जिलों में जल्द परिणाम खोजने में जुटी है। तो वहीं उन्होंने शिक्षा विभाग बागेश्वर पर गलत डेटा जारी करने के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों के बाद भी बागेश्वर की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा। मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बागेश्वर जिले में नए जिला अस्पताल का काम चल रहा है, जैसे आधुनिक संस्थानों से पूरा किया जाएगा।
50 डॉक्टर्स के लिए हर विकास खंड में आवास भी बनाए जाएंगे। हम बागेश्वर जिले में एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नया बना रहे हैं, उसकी डीपीआर भी आ गई है। उसकी ज़मीन के मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन में कागज़ पूरे होके उसका पैसा हम इसी साल अवमुक्त करने जा रहे हैं। एक 25 करोड़ रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना रहे हैं। हम बागेश्वर ज़िले में लगभग 50 डॉक्टरों के लिए हर ब्लॉक स्तर पे आवास भी बनाने के लिए मैंने आज निर्देश दिए हैं। एक हम चाहते हैं कि कपकोट का हॉस्पिटल और बैजनाथ का हॉस्पिटल, इन दोनों का उच्चीकरण के लिए भी मैंने आज दोनों विधायकों से भी कहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी कहा कि उसका उच्चीकरण के लिए प्रस्ताव दे दीजिए। हमारे शिक्षकों की अब कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। हमारे यहाँ प्राइमरी में टीचर अब पर्याप्त आ गए हैं। एलटी के भी 1500 टीचरों की नियुक्ति होने जा रही है और 20 तारीख को प्रदेश स्तर पर काउंसलिंग हो रही है ताकि यहाँ 100% टीचर आ सके। और वहीं राज्य में आगामी निकाय चुनाव को लेकर राजनेताओं में हलचल तेज हो गई है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, जिसको लेकर देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस अपना बेहतर प्रदर्शन करेगी। देखिए, हमने नगर निकाय चुनाव को लेकर एआईसीसी ने पिछले 6-7 महीना पहले एक स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की देखरेख में जिला प्रभारी बनाए गए थे। जिला प्रभारी अपने अपने ज़िलों में जाके इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तैयारियों को लेके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कौन कौन लोग आवेदन करना चाहते हैं इसको देख रहे हैं। वहाँ की स्थानीय हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटीज़ है वो भी इस काम में लगे हुए हैं, सब लोग कर रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां अपने आखिरी चरण पर हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को तय करने की प्रक्रिया को तेज गति से करना शुरू कर दिया है, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी नामों को पैनल भेज दिया गया है। इसके अलावा हाईकमान अंतिम फैसला करेगा। के समय में एक स्टेडियम शुरू हुआ था जी, पैसा भी आ गया था। ये इन्होंने बनाया नहीं उसको दबाव बनाने के लिए उन्होंने 3 दिन की एक कार्यक्रम रखा है। हाँ, कल फॉरेस्ट चीफ के सामने बात हुई थी ना, तो विधायक ने भी कहा था कुछ अल्टीमेटम दिया है, पदक वापस करने की बात कही है ना। कल की है वो, हाँ, और इसी रेडी नहीं की है। हमको ज्ञापन सौंपेंगे वो और अगली खबर देहरादून से है, जहां निकाय आरक्षण पर सामने आ रही आपत्तियों को शहरी विकास विभाग में उठाने का सुझाव दिया गया है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान देते हुए कहा कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसमें सभी लोग किसी प्रकार की आपत्ति और सुझाव को राज्य शहरी आवास विभाग में दर्ज करा सकते हैं। देखिए, अभी आरक्षण के लिए सरकार ने आपत्तियां मांगी हैं, अनेकों नगर निगम पालिकाओं में आपत्तियां दर्ज हुई हैं और उसके बाद विधिवत रूप से आरक्षण डिक्लेयर होगा। पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक प्रत्येक नगर निगम पालिका के लिए भेज दिए हैं। किसी भी कार्यकर्ता को प्रत्याशी के संदर्भ में किसी प्रकार की बयानबाजी और कोई विषय रखना है तो पार्टी का प्लेटफॉर्म है, उस पर रखें। अलग से बयानबाजी ये अनुशासनहीनता के दायरे में आएगी। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से जनपद में अपील करता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पार्टी ने बना हुआ है, प्रदेश स्तर पर हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जो इनके लिए प्रभारी बनाए हुए हैं अपने विषय उन तक सीमित रखें। किसी भी प्रकार की अनर्गल बयानबाजी किसी भी स्तर पर प्रत्याशी के संदर्भ में नहीं होनी चाहिए। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का, हल्द्वानी से आ रही खबर, जहां सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। रमेश जोशी ने हल्द्वानी के एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। रमेश जोशी ने उत्तराखंड कौशल विकास विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। रमेश जोशी ने कहा कि ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से हजारों करोड़ों रुपए का गबन किया गया है और जांच को दबाने के लिए कर्मचारी संघ का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उत्तराखंड में ऐसे ठेकेदार मौजूद नहीं है जो इन सरकारी विभागों में कार्य करवा सके।
सरकार केवल बातें करती है। सरकार केवल दरोगा इंस्पेक्टरों तक जेल भेजने का काम करती है या फिर उनको जेल भेज रही है जो मंत्री ने, जिन अधिकारियों ने मंत्रियों की बात नहीं सुनी होगी। वरना सरकार ने जो विजिलेंस बैठा रखी है वो अब इन लोगों को क्लीन चिट देने का काम कर रही है। जितनी भी इन्होंने क्लीन चिट इनको अधिकारियों को दी है, इनकी एक जांच हो जाए, जिसकी जांच के वीके साहब, राजेश भट्ट साहब, हमारे तमाम अक्षय कोंडे साहब, इस प्रकार के लोग करेंगे तो निश्चित तौर से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और देहरादून में बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस की संचालन के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एसओपी को मेडिकल कॉलेज बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी चिकित्सकों के साथ साथ कर्मचारियों की भी बायोमेट्रिक दर्ज की जाएगी। इस पूरे मामले में डॉक्टर आशुतोष सयाना ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 हफ्ते के अंदर ही एसओपी बनने की पूरी उम्मीद है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसमें जो ये एसओपी बनाने की बात थी माननीय मंत्री जी के द्वारा, जो इसमें हमने एक बैठक कर ली है। सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ जो है एक बैठक करी है और विस्तृत चर्चा हुई है। और सबसे पहले जो एसओपी में जो पॉइंट्स आया है, जितने भी चिकित्सक हैं हमारे और जितने भी नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ हैं, इस चीज पर जो है डिटेल से जो है एसओपी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।